वेलकम टू अतुल क्लासेस। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आपके कंप्लीट कोर्स का जो वीडियो है, लेक्चर है, वो प्रॉपरली मिलता रहे सबसे पहले। उसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर शेयर करोगे और आप समझते हो कि एक मोटिवेशन एक चीज़ होती है, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं कुछ चीज़ों से, वैसे आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं हमारे वीडियो को शेयर करके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट आता है, वन डे एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी, बीएड एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, उन सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए जिसमें कॉमर्स आती है उसकी एक सीरीज़ चला रहे हैं। और ये हमारा छठा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। और ये कंटिन्यू मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चला रहा हूँ। एक चैप्टर जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा और प्लस उसका एमसीक्यूज़, ये इस तरीके से हम एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स आनी है, तो ये वीडियोस और ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अच्छे से इसको देखिए। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे का बेस है। तो ये अगला चैप्टर है, इससे पहले का वीडियो आपको देखना है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आज बात करते हैं नए चैप्टर की। आज के चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है। आराम से बैठ जाइए, जो भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगती है उसको आप नोट भी करिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। और 2 से 3 बार, अगर आपको नोट नहीं करना है तो 2 से 3 बार आपको ये वीडियो लेक्चर सुन लेना है। सुन लेने से ही आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी चैप्टर किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखिए क्या है। मैनेजमेंट ये 3 शब्दों से बना है, मैनेज प्लस मैन प्लस टी। मैनेज बाय मैन और टी माने टैक्टफुल्ली। टैक्टफुल्ली माने दिमाग से, चतुराई से किसी भी काम को मैनेज करना, किसी दूसरे लोगों के द्वारा मैनेज करवाना, किसी काम को कराना या दूसरों से काम कराने की कला ही मैनेजमेंट है। प्रबंध क्या है? प्रबंध है दूसरों से कार्य कराने की कला ही प्रबंध है, वो भी टैक्टफुली, स्मार्टली। तो प्रिंसिपल्स और फंक्शंस पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग प्रिंसिपल और फंक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इट इज़ प्रिंसिपली ए टास्क ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आती है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, मोटिवेट करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को, किसी फैक्ट्स को, किसी आइडिया को, किसी इमोशन को, ये मैनेजमेंट है। तो किसी काम को कराने के लिए हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, ऑल दैट थिंग्स आर मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल इज अ बेसिक स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ड्राइव्ड बाई ऑब्जर्वेशन मेथड, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब जो भी प्रिंसिपल है वो निकाले गए हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो ऑब्जर्व करके देखे गए हैं और उसी से निकाले गए हैं। और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट करके निकाले गए हैं। और द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। देखिए, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या है, सिद्धांतों पे काम करने की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की ज़रूरत है। मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और वो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कुछ सिद्धांतों पर निर्धारित है। वो सिद्धांत क्या करते हैं और क्यों उसे फॉलो करना चाहिए, उनकी क्या क्या हेल्प मिलती है हमें, वो बता रहे हैं यहाँ पे। कि पहला तो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट के नेचर को समझने में मदद मिलेगी। मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है और अचीव मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता है उससे काम कराने के लिए। और अचीव सोशल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के सोशल गोल को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल की ज़रूरत है।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड बाय द टू वेल नोन ऑथर्स इन द फॉलोइंग वे। दो बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, ऑथर थे, जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। दोस्तों इसी से क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, तो इसे अच्छे से समझना है। पहला प्रिंसिपल है फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो देखो भाई, फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। फ्योल एक नाम था हेनरी फ्योल नाम के ऑथर का, और हेनरी फोल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। देखिए, जर्नल मैनेजमेंट के पिता हेनरी फ्योल कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। ही आर्ग्यूड दैट मैनेजरियल एबिलिटीज कैन बी एक्वायर्ड एज एनी अदर टेक्निकली एबिलिटी। जैसे मैनेजरियल एबिलिटी एक्वायर की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, दूसरी एबिलिटी जैसे मिलती है उसी तरीके कह रहे। और ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्योल्स 14 प्रिंसिपल, कितने दिए? 14। फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो 14 प्रिंसिपल हैं ये फ्योल ने दिए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एज फॉलो, 14 प्रिंसिपल दिए हैं, याद रखिएगा। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, नहीं अभी देखिए इसमें नंबर 1 है डिवीजन ऑफ वर्क। इट इम्प्लाइज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी असाइंड ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में बोला कि इट इम्प्लाइज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी असाइंड ओनली वन टाइप ऑफ वर्क। इट लीड्स टू स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन विच इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्कर। देखिए, हर एम्प्लॉय को एक तरीके का काम देना चाहिए और उसके तरीके का काम कोई और दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। इससे स्पेशलाइजेशन आती है और इफिशियंसी वर्कर की बढ़ जाती है। देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इम्प्लाइज दैट सफिशियंट अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू ए सबऑर्डिनेट टू इनेबल हिम टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी अथॉरिटी है वो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करनी चाहिए एक मैनेजर को, ये मैनेजमेंट बताता है। और ये हेनरी फ्योल ने बोला है, कहा कि एंड टू इनेबल हिम डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उन्हें उस कार्य में लगाना जिससे कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकें। अगले प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल के बताते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स obedience, proper conduct in relation to order and complying with the rules of organization। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। यूटिलिटी ऑफ कमांड, इट इम्प्लाइज दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। मतलब अपने सीनियर से हर जूनियर को या सबऑर्डिनेट को कमांड लेनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहे बाय दिस प्रिंसिपल फ्योल मीन्ड one unit, one plan for the group of activities having the same objectives। मतलब एक ग्रुप को एक एक्टिविटी, एक प्लान देना चाहिए एक ऑब्जेक्टिव के साथ, कि सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो सभी का अपना खुद का इंटरेस्ट है वो सबका कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। सभी लोगों को बिजनेस की ग्रोथ के लिए सोचना चाहिए, तो उसी तरीके जनरल इंटरेस्ट में सबकी अपने इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट में ट्रांसफर होगा। इट इम्प्लाइज दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रीवेल अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कोई भी अपने लिए नहीं सोचेगा, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए सब लोग सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए सब लोग सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट सभी लोग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की पूर्ति सब लोग करेंगे, कोई अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। इस तरीके की थिंकिंग होनी चाहिए, हेनरी फ्योल ने कहा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में। अच्छा, तभी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। अगला कह रहा है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल्स। इट इम्प्लाइज दैट द एम्प्लॉय मस्ट बी रिम्यूनरेटेड फुल्ली फॉर देयर सर्विसेज टू द कंसर्न। हर एम्प्लॉय को रिम्यूनरेशन प्रोवाइड होना चाहिए, प्रॉपर जितना उसकी ज़रूरत है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, पारिश्रमिक। सेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट वन प्लेस और एट वन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब एक लेवल पे अथॉरिटी कोई होनी चाहिए, एक लेवल पे जो सभी को डेलीगेट कर रही हो, सभी को कंट्रोल कर रही हो, इस तरीके की। फिर स्केलर चेन, फ्योल डिफाइन स्केलर चेन एज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स रैंकिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट रैंक। मतलब सुपीरियर से टॉप मैनेजमेंट से लोअर रैंक तक के एम्प्लॉय को मैनेज करना और एक चैन में बांध के रखना ही स्केलर चेन कहलाता है, ताकि सब एक दूसरे से कनेक्ट रहें और अच्छे से काम कर रहे हों, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर चला रहे हों। ऑर्डर, फ्योल सेड दैट
देयर शुड बी ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। दिस मीन्स राइट मैन इन द राइट प्लेस। ऑर्डर का मतलब सही व्यक्ति से सही काम को सही स्थान पर कराना ही ऑर्डर कहलाता है। सही ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए कुल मिला के। ऐसा ना हो कि कोई अकाउंट का जानकार है, उसको आपने दूसरे डिपार्टमेंट में, आईटी के डिपार्टमेंट में बैठा दिया, तो वो काम सही से नहीं हो पाएगा। जो जिसका जानकार है उसको उसी ऑर्डर में रखना है। इक्विटी, इट implies दैट द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस, इक्वलिटी, इफ डिवोशन एंड लॉयल्टी इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। इक्वलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, Fuel emphasized that employees should not be removed from their position frequently. The period of service in a position should be fixed. जो भी पोजीशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है वो तुरंत जल्दी जल्दी नहीं उसको हटाना चाहिए अपनी पोजीशन से, उसको अपनी पोजीशन पे कुछ दिन तक काम करते रहना चाहिए। इनिशिएटिव, Fuel wanted that subordinates should be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. सबॉर्डिनेट को कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने तरीके से भी बिजनेस को रन करने में कुछ मदद कर सकें, अपने प्लान को भी बता सकें और अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें। हो सकता है कि उनके प्लान ज़्यादा अच्छे हों, इसलिए सभी को मौका देना चाहिए। इसके बाद बात आती है स्पिरिट डी कॉप्स। इट इम्प्लाइज दैट, स्पिरिट डी कॉप्स क्या है? इट इम्प्लाइज दैट टीम स्पिरिट। स्पिरिट दी कॉप्स मतलब टीम स्पिरिट, दैट इज हार्मनी इन वर्क ग्रुप एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग वर्कर्स। तो सभी के बीच में टीम स्पिरिट होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये बताता है स्पिरिट दी कॉप्स। अब इसी तरीके से एक टेलर्स करके हैं, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है क्योंकि फेयर्स प्रिंसिपल जनरल मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं और टेलर प्रिंसिपल ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं। इन द वर्ड ऑफ F.W. टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जैक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड नॉलेज फॉर द ओल्ड इंडिविजुअल जजमेंट और ओपिनियन इन ऑल मैटर relating to the work done in the shop. Principle prescribed by F.W. टेलर are as follow। देखिए इसमें क्या बताते हैं, कह रहे रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। ये क्या है? इट इम्प्लाइज दैट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज्ड फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन इंस्टेड ऑफ बेसिंग डिसीजंस ऑन ओपिनियन। किसी भी ओपिनियन पर डिसीजन नहीं लेना है, आपको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही डिसीजन लेना है। ये बताता है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। मतलब थंब मेथड मतलब साइंटिफिक मेथड से आपको काम करना है। कह रहे डिसीजन ऑन ओपिनियन, इंस्टीट्यूशन और रूल ऑफ थंब, इसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब। कह रहे कि द प्रिंसिपल इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट डिस्टिंग्विशेस, जो अलग करती है साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। मतलब इस प्रिंसिपल में आपको ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जैसे कुछ भी किसी की राय पे मान लेते थे उसको फॉलो करते थे, इसमें नहीं, इसमें साइंटिफिक बेस होगा, किसी बेस को मानने के लिए कोई और बेस होगा, उसका रीजन होगा, तब हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, इसलिए इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर कह रहे साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ वर्कर शुड बी डिजाइंड साइंटिफिकली। मतलब जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो बिल्कुल साइंटिफिकली डिजाइन होना चाहिए। द एरर कमिटेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन मे प्रूव टू बी वेरी कॉस्टली। कह रहे बहुत एरर वगैरह बहुत ध्यान से देखना होगा। कह रहे द सिलेक्टेड वर्कर आर टू बी ट्रेंड टू अवॉइड रॉन्ग मेथड ऑफ वर्क। कह रहे जो सिलेक्टेड वर्कर है उनको ट्रेन करना होगा जिससे कि वो गलतियां ना कर सकें। कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ये भी एक प्रिंसिपल है टेलर का। कह रहे देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर। मैनेजर और वर्कर के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कह रहे मैक्सिमम आउटपुट, द मैनेजर एंड वर्कर शुड ट्राई टू अचीव मैक्सिमम आउटपुट इन द प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो मतलब दोनों लोगों को अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करनी चाहिए, मैनेजमेंट और वर्कर को मिलकर। फिर इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग सबकी बराबर होनी चाहिए। देयर मस्ट बी इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर। दोनों को समान रूप से समान घंटों में लगातार काम करना है। द मैनेजमेंट शुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क फॉर विच इट इज़ बेटर सूटेड। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखिए साइंटिफिक टास्क सेटिंग, वर्क स्टडी जिसमें मोशन होता है, मेथड होता है, टाइम होता है, फैटिग होता है, स्टडी होती है। फिर रेट सेटिंग और प्लानिंग द टास्क, स्टैंडर्डाइजेशन, फंक्शनल फोरमैनशिप
इसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डिफरेंशियल प्लेस, पीस वेज प्लान करके है, डिफरेंशियल पीस वेज प्लान, इस तरीके से है कुछ। तो साइंटिफिक टास्क स्टडी है ना, वर्क स्टडी, ये कुछ आपके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिए। साइंटिफिक टास्क सेटिंग में क्या होता है कि साइंटिफिक टास्क की बात होती है। वर्क स्टडी में क्या होता है, मोशन, मेथड, टाइम, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी साथ में, है ना, तभी आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। रेट सेटिंग, रेट देखना होगा। प्लानिंग द टास्क की प्लानिंग करनी होगी। स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना होगा, है ना। फंक्शनल फॉरमैनशिप, सभी जगह के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ के लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा और उनके कार्यों को देखना होगा, समझना होगा। साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉय की, है ना। और डिफरेंशियल पीस वेज प्लान करके है, तो सबके वेजेस वगैरह के प्लान भी देखने होंगे। आगे देखते हैं और भी मैनेजमेंट में क्या बातें हैं। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, देखना ध्यान से भाई। देयर आर बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज फॉलो। पहला, प्लानिंग। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट एंड हाउ द रिजल्ट आर टू बी इवेल्युएटेड। इतनी बातें प्लानिंग में करनी पड़ती हैं, तब प्लानिंग वर्क होता है। यानी मैनेजमेंट का पहला काम है प्लानिंग करना। दूसरा काम है ऑर्गेनाइजिंग। पहले प्लान करेंगे कि करना क्या है, फिर उसके बाद कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सब प्लान करेंगे। फिर इट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, फिर इट इज़ द एस्टेब्लिशिंग ऑफ इफेक्टिव बिहेवियरल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन सो दैट दे मे वर्क टुगेदर इफिशिएंटली। तो ऑर्गेनाइजिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे जहाँ पर हम लोग काम वगैरह करेंगे। स्टाफिंग, इट इन्वॉल्व managing the organizational structure through proper and effective selection or appraisal and development of personnel to fill the role designed into the structure। स्टाफिंग कहलाता है, मतलब एक स्टाफ मेंटेन करेंगे जो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करेंगे और प्रॉपर इफेक्टिव सिलेक्शन स्टाफ का करके एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके ही आगे बिजनेस को बढ़ाएंगे। फिर डायरेक्टिंग, इट इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग, प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट, मतलब सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करना, डायरेक्ट करना उन्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना, दिशा निर्देश देना। कंट्रोलिंग, फिर उन एम्प्लॉयज़ पर, सबऑर्डिनेट्स पर कंट्रोल करना और इस तरीके से कंट्रोल करना कि वो अपने काम को भी अच्छे से कर सकें और उन्हें ख़राब भी ज़्यादा ना लगे, जिससे कि एम्प्लॉय अच्छे से अपने बिजनेस को रन करने में हेल्प कर सकें। डेलीगेटिंग, तो आपने देखा क्या क्या है फंक्शन। पहला फंक्शन प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन है जर्नल फंक्शन। फिर डेलीगेटिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना कि किसको कौन सा काम करना है, ये सब डेलीगेट करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, इट रिफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोवेस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट, मतलब जितने भी लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय है उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटी देना, कुछ ना कुछ काम देना। कम्युनिकेशन, ये डेलीगेशन ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद कम्युनिकेशन, इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर डायरेक्टिंग फंक्शन, मतलब ये फंक्शन डायरेक्ट करने के लिए काम आता है। अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो आपके कोई फंक्शन बिजनेस के कैसे चलेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाई अदर, कोई आपकी बात को अच्छे से समझ सके और फिर आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करके वो काम कर सके, ये कम्युनिकेशन का काम होता है। लीडरशिप, इट इज़ डिफाइंड बाई कुंट्ज एंड ओडोनेल एज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंक्लूड सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। ये कहलाता है लीडरशिप, कि अपने मैनेजर का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर जो कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम को आगे कंटिन्यू करता रहे, यही लीडरशिप कहलाती है। आगे कह रहे हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन में बोल रहे हैं, मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू सेट ऑन ए डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। क्या है ये? स्टिमुलेटिंग समवन, किसी को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना किसी काम के लिए और उसकी इच्छाओं को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इट्स थ्योरी आर, देखो इसमें कौन कौन सी थ्योरी मोटिवेशन में आती है। मैस्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, फिर MEE
गोगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, फिर हर्जबर्ग्स हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और फिर वैलेंस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये 4 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। फिर कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals। मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है कि ग्रुप में काम करके किसी भी गोल तक पहुंचना, सबके साथ मिलकर काम करना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये भी मैनेजमेंट का फंक्शन है। जैसे कि एक धागे में लिखा है लाइक द थ्रेड इन अ गार्लैंड, कोऑर्डिनेशन हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शन। सभी मैनेजरियल फंक्शन का एक पार्ट कोऑर्डिनेशन है। जैसे कि माला में, जैसे भी कोई धागे में आपने देखा होगा कि फूलों की माला बांधी जाती है और सारे फूल उसमें जोड़े जाते हैं, गुलाब का, कमल का, जो भी फूल हमारे पास होते हैं, गेंदे का। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी एक धागा है, धागे की तरह है, जो सभी मैनेजमेंट के फंक्शन को एक जगह पे जोड़ता है, सारे काम करता है। तो ये मैनेजमेंट है। अब हम लोगों ने मैनेजमेंट अच्छे से समझ लिया। चलिए अब थ्योरी की बात करते हैं, जो कि पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ। तो मोटिवेशन क्या है? डायरेक्टिंग फंक्शन है। इसमें डायरेक्ट किया जाता है, किसी को मोटिवेट करने किया जाता है। फिर कह रहा है इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ डायरेक्शन फंक्शन। इफेक्टिव सुपरविजन, जब तक सुपरविजन इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक कि डायरेक्टर साथ में ना हो, डायरेक्ट करने वाला बंदा आपके साथ ना हो। तो डायरेक्टिंग फंक्शन है इफेक्टिव सुपरविजन। इफेक्टिव सुपरविजन में डायरेक्ट करना होता है। फिर कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन इज एन एक्टिविटी विच फॉल्स अंडर प्लानिंग फंक्शन। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को एग्जामाइन करना, समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, ये प्लानिंग फंक्शन का काम है। प्लानिंग में ही हम लोग एग्जामाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लाइज स्ट्रेस ऑन द टीम वर्क एंड यूनिटी अमंग पर्सनल्स। तो स्प्राइट टी कॉप्स, इसमें यूनिटी अमंग पर्सनल्स मतलब एक साथ मिलकर काम करने की कला सिखाई जाती है स्प्रिट डी कॉप्स में। नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूल। विच ऑफ द फॉलोइंग is the most democratic form of organization? Committee क्या है? democratic form of organization। while delegating a superior delegates, तो जब कुछ किसी को अधिकार दिए जा रहे हैं डेलीगेटिंग, तो सुपीरियर डेलीगेट्स, एक सुपीरियर पर्सन डेलीगेट्स करता है क्या करता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे सकता है, लेकिन एक सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और सीरियस जिम्मेदारी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी। आगे देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन में उल्टा चलता है, मतलब सबऑर्डिनेट से टॉप लेवल तक जाता है और सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आती है बात। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नो इफेक्ट ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है, उसमें क्या बढ़ेगी घटेगी, जो है वही रहेगी। अकॉर्डिंग टू मैस्लोस नीड हार्चिस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, theory of motivation, an unsatisfied need is a motivator of behavior। तो इसमें बताया गया है मैस्लो नीड में कि अनसेटिस्फाइड नीड क्या है, असंतुष्ट आवश्यकता क्या है, मोटिवेटर ऑफ बिहेवियर है। मतलब मोटिवेटर ऑफ बिहेवियर मतलब व्यवहार का जो मोटिवेटर है, अभिप्रेरणा है, व्यवहार की अभिप्रेरणा ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होती है जिससे कि अनसेटिस्फाइड नीड होती है। मतलब अगर व्यवहार ही आपका सही नहीं होगा
तो नीड आपकी कैसी होगी, अनसेटिस्फाई रहेगी, चीज़ें पूरी नहीं होंगी, लोग आपका साथ नहीं देंगे। ये मैस्लोस नीड आर्चीज थ्योरी कहती है। मैस्लोस नीड आर्चीज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज क्लासिफाइड द ह्यूमन नीड्स इनटू 5 कैटेगरीज एज फॉलो। अच्छा, मैस्लोस नीड क्या है? अब्राहम मैस्लो के बारे में है। 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें आवश्यक आवश्यकताओं की बातें की गई हैं। पहले कहा गया सेफ्टी नीड, सबसे पहला नीड है सेफ्टी नीड। फिर स्टीम नीड्स, स्टीम नीड्स के बाद सोशल नीड्स, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ दीज नीड्स? तो पहले सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, फिर सेफ्टी नीड होती है। पहले तो साइकोलॉजिकल नीड माने रोटी, कपड़ा और मकान, खाना पीना, चिकित्सा, ये सब साइकोलॉजिकली आपका पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद सेफ्टी, जब आप खाना पीना सब सही सही से मिल रहा है, फिर आप सेफ्टी की बात करते हैं। फिर आपको आत्मसम्मान की बात आती है कि आपका समाज में आत्मसम्मान बना रहे। और फिर इसके बाद मतलब सोशल नीड होनी चाहिए, फिर उसके बाद आत्मसम्मान की बात होती है। और फिर इसके बाद लास्ट में आपका आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब फिर खुद के नाम कमाने की बात आती है कि खुद का जगह जगह पे नाम हो, खुद के लिए काम करना है, खुद को फेम दिलाना है, ये सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैस्लो नीड याद रखिएगा, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड, नंबर 2 पे सीक्वेंस में अगर बात करें तो आती है सेफ्टी नीड, सेफ्टी के बाद आती है आपकी सोशल नीड, और सोशल नीड के बाद आती है स्टीम नीड, और स्टीम नीड के बाद आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। द नीड आर्चीज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय मैस्लो। यूटिलिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही यूटिलिटी ऑफ कमांड की बात आती है, जो कि यूटिलिटी ऑफ कमांड वायलेटेड माने होता है विरोध करती है। किसका विरोध करती है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूटिलिटी ऑफ कमांड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज प्लानिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। बजटिंग में तीनों काम होते हैं। डेलीगेशन इज मोर ऑफन डाउनवर्ड। डेलीगेशन इज मोर ऑफन डाउनवर्ड, मतलब डेलीगेशन क्या होता है? डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर दी जाती है, तो डेलीगेशन माने अथॉरिटी देना। कम्युनिकेशन कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, कहीं से भी हो सकता है कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द इफेक्ट ऑफ lessening the burden on top executives। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि बर्डन जो है टॉप एग्जीक्यूटिव पे जाता है। लेसनिंग माने कम करना, द बर्डन ऑफ ऑन टॉप एग्जीक्यूटिव, मतलब जो टॉप लेवल पे हैं उनका बर्डन कम हो जाता है, उनका बर्डन कम हो जाता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन कहता है, क्योंकि सारा बर्डन कहाँ जाता है? लो लेवल एम्प्लॉय पर। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लार्जर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो जाता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एम्प्लॉय, डेलीगेशन ऑफ बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की बात होती है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दी जाती है डेलीगेशन में। द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल फंक्शन इज टू टेक रेमेडियल एक्शन। मेन पर्पस कंट्रोल का है रेमेडियल एक्शन लेना। कंट्रोल करने का मतलब है कि सही एक्शन लेकर चीज़ें कंट्रोल में करना। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अपवर्ड माने ऊपर की ओर, तो बॉटम टू टॉप। कम्युनिकेशन कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन। मेन एडवांटेज जो है फंक्शनल मैनेजमेंट का है क्या? स्पेशलाइजेशन। सबको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, फंक्शनल डिसाइड हो जाता है फंक्शन। द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबिलिटी होती है एक्सपर्ट एडवाइस की। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक रूपता लाता है विभिन्न एक्टिविटीज़ में, कोऑर्डिनेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी लाइज इन लाइन। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट परफॉर्म विदाउट प्लानिंग।
Utility of command, principle of effective direction means subordinates should be responsible to one superior. Utility of command क्या है? किसी कमांड को यूटिलाइज करना है तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन इसमें क्या करता है? मीन्स सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर. सीधी बात है, कोई कमांड दे रहा है तो उसकी कमांड को फॉलो करना पड़ेगा. तो ये इसमें क्या, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट को काम अपने सीनियर का, सुपीरियर का मानना पड़ेगा. एडिक्वेट मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉई रिजल्ट इन बूस्टिंग द मोरल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. एडिक्वेट मोटिवेशन, ज़्यादा मोटिवेशन एम्प्लॉय को कब दिया जाता है? और देने का मतलब मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि उसके मोरल को बढ़ाना सबऑर्डिनेट, ताकि वो अधिक से अधिक काम कर सके. ए पॉजिटिव लीडर इज वन हु मोटिवेट्स पीपल बाय इंक्रीजिंग देयर सेटिस्फैक्शन. उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाकर ही मोटिवेट कर सकता है एक पॉजिटिव लीडर. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन माने होता है बित्ता भर. तो बित्ते भर का मतलब कुल मिला के एक कुछ लोगों को ही, लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही एक मैनेजर सुपरवाइज कर सकता है और अच्छे से परफॉर्म कर सकता है उनके साथ, उन्हें कंट्रोल कर सकता है. फिर अकॉर्डिंग टू स्केलर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर रिफर्ड टू हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये स्केलर प्रिंसिपल कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कठिन समस्या है, वो हायर लेवल तक पहुँचे. ये स्केलर प्रिंसिपल कहता है, याद रखिएगा. ए प्लान व्हेन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म इज नोन एज बजट. क्वांटिटेटिव टर्म में जो भी प्लान बनाया जाता है वो कहलाता है बजट. पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग. प्लानिंग क्या है? पॉलिसी मेकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पहले प्लानिंग करेंगे तभी तो पॉलिसी बनेगी. प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म्ड बाई ऑल ऑफ दीज. प्लानिंग क्या? टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, सभी के द्वारा प्लानिंग डिसाइड की जाती है और परफॉर्म की जाती है. मैनेजमेंट इज अ साइंस आर्ट दोनों. इसके बाद कह रहा है F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. चलो भाई, ये भी हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, प्लानिंग और कंट्रोल. बिजनेस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हु स्टेट्स दिस स्टेटमेंट. तो बिजनेस प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये कुंट्ज एंड ओडोनेल ने कहा है. कुंट्ज एंड ओडोनेल, बिजनेस प्लानिंग एक बौद्धिक प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट द वर्क डन बाय अदर. दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू हेरल्ड डी कुंट्ज. हेरल्ड डी कुंट्ज ने कहा कि भाई दूसरों से कार्य कराने की कला ही मैनेजमेंट है. टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन was developed by हैजबर्ग. दो थ्योरी फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट हैजबर्ग के द्वारा डेवलप किए गए. 8 बॉस स्कीम इज डेवलप्ड बाय F.W. टेलर. 8 बॉस स्कीम F.W. टेलर ने डेवलप की. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी द ह्यूमन नीड्स आर पुट इन आर्चीज ऑफ देयर सिग्निफिकेंस. मैस्लो थ्योरी. मैस्लो थ्योरी में ऐसा बताया गया है. क्या बताया गया है? कि द ह्यूमन नीड्स आर पुट, नीड्स की बात आएगी तो मैस्लो लगा देना आंसर. नीड्स माने मैस्लो, नीड्स की वर्ड है. नीड्स मैस्लो, नीड्स मैस्लो, याद रखना. मांग लो मैस्लो, ये सिद्धांत आता है मांग लो का, आवश्यकता का, ये सब मैस्लो ने दिया है. हु हैज इन्वेंटेड एक्स एंड वाई थ्योरी? MC ग्रेगर. मोटिवेशन रिजल्ट इनटू ऑल ऑफ एबव. मोटिवेशन रिजल्ट इनटू ऑल ऑफ एबव. इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन मोरल और इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन. मोटिवेशन से तीनों का इंक्रीज होते हैं. हु सेड टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. ये कहा है हेनरी फ्योल ने, क्योंकि हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में ये सारी बातें हैं. एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइजेशन एवरी डिसीजन इज टेकन बाय ऑफिसर. ऑफिसर के द्वारा सेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि जितने भी हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं मैनेजमेंट में, वही सेंट्रलाइजेशन के टाइम पर डिसीजन लेते हैं. पर्सनल सेलिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर. इसके बाद एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन एन ऑफिसर डेलीगेट्स राइट्स एंड एबिलिटीज. द स्कोप ऑफ टाइम स्टडी कवर्स वर्कर एंड मशीन्स. टाइम स्टडी कवर करती है वर्कर और मशीन दोनों को. टाइम स्टडी हेल्प
परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय, डिजाइनिंग ए सूटेबल वेज प्लान और डिटर्मिनेशन ऑफ आइडिया वर्कलोड ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। साइंटिफिक F.W. टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज। सभी साइंटिफिक मैनेजमेंट का उद्देश्य है प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना और वेस्टेज को कम करना और अलग करना, हटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेंटिव वेजेस प्लान? हाल से प्रीमियम प्लान इंसेंटिव वेजेस प्लान कहलाता है। हाल से प्रीमियम प्लान इंसेंटिव वेजेस प्लान कहलाता है। हाल से प्रीमियम प्लान को इंसेंटिव वेजेस प्लान कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉय? प्रॉफिट शेयरिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, क्योंकि प्रॉफिट तो बांटना है, तो ये कोई नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल नहीं है। द टर्म mental revolution is directly concerned with productivity movement. Mental revolution, productivity movement. Rationalization aim at, rationalization में क्या होता है? Securing maximum efficiency of labor, rationalization में elimination waste of material और simplifying distribution of commodity, ये सारे काम होते हैं। फिर organization and management include, organization and management में defining एवरी जॉब एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, सभी की जॉब बताना और इसके उद्देश्य को बताना। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन एंड जॉब, किसी को भी एक ही व्यक्ति को दो काम, एक ही तरीके का काम सबको नहीं दे देना। फिर एलिमिनेटिंग हटाना उस तरीके के काम, फिर एलिमिनेटिंग फिर हटाना क्या हटाना? अननेसेसरी वर्कलोड को ख़त्म करना। ये सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के, याद रखना। मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जो वर्ड है, ये मेन एडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो चीज़ें स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। जैसे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सब डिपार्टमेंट तैयार हो जाते हैं, HR डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सारे टैक्स डिपार्टमेंट, तो सब जैसा जिसका फंक्शन होगा, जो काम होगा, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के लोग वहाँ पे काम करेंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है। तो ये मैनेजमेंट का मेन चैप्टर था। कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक? कमेटी ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट डेमोक्रेटिक है। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ कमांड इज जनरली ऑब्जर्व इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है यूटिलिटी ऑफ कमांड को ऑब्जर्व किया जाता है। F. विंस्लो टेलर इज F.W. टेलर जिसको कहते हैं, रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि साइंटिफिक इसमें दिया नहीं है तो स्टैटिस्टिकल लगा देंगे, स्टैटिस्टिक भी नहीं लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल। फिर प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज डेवलप्ड बाय डनलॉप के द्वारा डेवलप की गई है कलेक्टिव बार्गेनिंग डनलॉप ने डेवलप की है, डनलॉप। इसके बाद देखो, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस नहीं करेगा, रिमेन एज इट। अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो वैसी ही रहेगी, चाहे वो अथॉरिटी डेलीगेट कर दे तब भी मैनेजर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अकाउंटेबल रहेगा अपने काम के लिए, भले वो अपने सबऑर्डिनेट को चीज़ें कुछ देर के लिए काम करने को दे दे। हु हैज़ डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? ब्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बनाई है। ए स्पेसिफिक प्लान फॉर एग्जीक्यूशन इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन जो होता है स्पेसिफिक प्लान बनाकर उसका एग्जीक्यूशन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस किया जाता है, तो इसे प्रोग्राम कहते हैं। पॉलिसी मेकिंग इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग। पॉलिसी मेकिंग क्या है? पॉलिसी कब बनती है? प्लानिंग का पार्ट है। जब प्लानिंग करोगे तब पॉलिसी मेकिंग करोगे। फिर कह रहा है प्लान्स विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड बजट। प्लान्स विच आर एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड बजट। न्यूमेरिकली जहाँ पर प्लान क्रिएट किया जाता है वो बजट कहलाता है। कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बिना कंट्रोल पॉसिबल नहीं। तो ये हमारे मैनेजमेंट का एक लेसन है। अभी मैनेजमेंट में एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। कुछ बातें और हैं मैनेजमेंट की, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैनेजमेंट का लेसन अच्छे से देख लेना आप लोग और MCQs अच्छे से समझ लेना। MCQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन इनसे फंसने के चांस बहुत हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।